हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई भी जो है एकदम मस्त चल रही होगी, है ना। तो आपकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी, चार चांद लग गए होंगे आपकी पढ़ाई में। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमारे 10th क्लास में आपका स्वागत है। हमारे स्टूडियो टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन में आपका स्वागत है। और इस टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन के एक नए हिस्सा जो है चैंपियन बेच आप लोगों के लिए हमने निर्माण किया गया, इसमें आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्या पढ़ रहे थे, मैथ तो चली रही थी, अब अपने साइंस सोशल साइंस भी स्टार्ट करी और साइंस भी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो अपन जो है सोशल साइंस का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, सत्ता की साझेदारी। उसमें भी हमने कुछ भाग पढ़ लिया था और कुछ भाग में आज अपन इसको चैप्टर को खत्म कर देंगे, समझा रहे थे। फिर अपन इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लोग आपको दे देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, अपना जो है उस श्रृंखला को जहाँ रोक दी थी उस चैप्टर को, उसके आगे चलते हैं। क्या है, देखो, जातिगत व्यवस्था क्या होती है, क्या होती है बेटा? जातिगत व्यवस्था क्या होती है अपन इसमें बता देते हैं तुम लोग, ठीक है। जातिगत बेटा जो व्यवस्था होती है वो एक वर्ण में कई सामुदायिक, क्या सामुदायिक व्यवस्था होती है, जिसे जातिगत व्यवस्था कहते हैं। मतलब बहुत सारे जाति के अलग अलग लोग, एक समूह रहेगा तो उसमें एक जाति का कोई मतलब नहीं है। अगर बहुत सारे समूह और बहुत सारी जातियां हैं तो उसमें समझ में आएगा कि भैया जो जाति के हैं बहुत सारे अलग अलग समूह है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो बोल रहा है जाति, जाति क्या कहते हैं? पैसे पे आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है। सही बात है, पैसे पे आधारित। आजकल तो मामला यही चल रहा है भैया, पैसे वाले, ठीक है। ये बात इनने बिल्कुल सही की। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है वो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है बेटा? आगे वो बोल रहा है जातिवाद, किसी व्यक्ति द्वारा अपने जाति को श्रेष्ठ मानना या अपने जाति की प्रति निष्ठा का भावना रखना जातिवाद कहलाता है। मतलब कि अपनी जाति जो है, जातिवाद का मतलब ये होता है अपनी जाति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है और दूसरे की जाति बिल्कुल निम्न है, निचले लेवल की है। तो ऐसा मानना बिल्कुल गलत है, तो जातिवाद बोलते हैं इसे। और बेटा अपने भारत में जातिवाद नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो जो है जातिवाद इसे बोलते हैं, समझ में आया? और क्या है मामला? जातिवादी, अब जातिवाद बोला अपने, जातिवादी किसे बोलते हैं? जाति के समुदाय को एक मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी कहलाता है। जाति के समुदाय को एक मुख्य, मतलब एक समुदाय को मुख्य मान लिया, वो क्या बोलेगा बेटा? जातिवादी समुदाय कहलाता है। भारत में जातिगत व्यवस्था, जाति के आधार पर पैसा निर्धारित होता है, ठीक है। काय के आधार पर? जाति के आधार पर पैसा निर्धारित होता है। जाति के आधार पर शादी होता है जाति के आधार पर। जाति के आधार पर भेद भाव होता है। काय के आधार पर? जाति के आधार पर होता है ना भेदभाव। फिर क्या होता है? जाति के आधार पर नाम रखा जाता है। ये काय में? भारत में जातिगत व्यवस्था है। भारत में जातिगत असमानताएं कौन कौन सी भारत में जातिगत के आधार पर अपन देखते हैं। ऊंची जाति समुदाय में अमीरों की संख्या अधिक और निचली जाति यथा दलितों और आदिवासियों में ज्यादा बड़ी संख्या में गरीबी है। सही बात है, ये तो बिल्कुल है ना। ऊंची जाति शिक्षा में अग्रणी और नीची जातियां शिक्षा में पीछे है ना। ऊंची जाति शिक्षा में अग्रणी और नीची जातियां शिक्षा में पीछे है। सही है, जाति के बहुत कारण हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है भैया, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, जाति बंधन टूटने के कारण, जाति जो है बंधन टूटने के कारण क्या क्या है वो आगे अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। समाज सुधारकों और राजनेताओं के प्रयास, जो जाति बंधन जो टूटते हैं वो किस किस के माध्यम से होते हैं? एक तो समाज सुधारकों और राजनेताओं के प्रयास के कारण। जैसे कि आजकल चुनाव के लिए हर कोई हर एक को बुरा कह रहा है, ठीक है। ये जाति मतलब जो है जाति बंधन टूटने के कारण ही हो सकते हैं, ठीक है। और साक्षरता और शिक्षा में वृद्धि, है ना, साक्षरता और शिक्षा में वृद्धि, और बड़े पैमाने पर शहरीकरण, पेशा चुनने की आज़ादी, और चतुर्दिश आर्थिक विकास। राजनीति में जाति की भूमिका क्या है? राजनीति जो है उसमें, पॉलिटिक्स में जाति की भूमिका क्या है अपन बता दें। अधिकांश लोग अपने जाति के उम्मीदवार को वोट करते हैं, ये तो बात बिल्कुल सत्य है। आजकल चल तो यही रहा है वोट मांगने का, धर्म के मुताबिक की वोट मांग रहे हैं लोगों, ठीक है। आजकल तो धर्म के मुताबिक वोट क्या, हर चीज़ धर्म के मुताबिक चल रही है, ना कि ऐसा चलना चाहिए। निर्वाचन के वक्त
पार्टी अभ्यर्थी तय करते समय जाति समीकरण का ध्यान जरूर करती है। सरकार के गठन के वक्त पार्टी जाति समीकरण का ध्यान जरूर करती है ना। आया समझ में? और क्या है, और भी चीजें हैं, इसमें पढ़ लेते हैं। राजनीति पार्टियां जीत हासिल करने हेतु जातिगत भावना को भड़काने की कोशिश करते हैं। देख लो, जो बात मैंने बताई थी वो आ गई ना। राजनीति पार्टियां जाति जीत हासिल करने, मतलब कोई भी पार्टियां जीत हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को भड़काने की कोशिश करती है, मतलब एक दूसरी जाति के लोगों को भड़काने की कोशिश करती है कि ये जाति बुरी, वो धर्म बुरा। ऐसा कौन करते हैं? ये पॉलिटिशियन करते हैं, ठीक है। दलित और नीची जातियों का भी महत्व निर्वाचन के वक्त बढ़ जाता है। किसका? जो दलितों को नहीं मानते ना, जैसे कि हम लोग तो जो है ये भारत जैसे देश में हम लोग सब एकता का और हर एकता मिलकर हम लोगों को चलना चाहिए, लेकिन ना कि हम कर रहे हैं। क्या है, देखो क्या चीज़ बता रही है वो, ये आपके दिल और दिमाग को छू जाएगी। क्या है? दलित और नीची जातियों का भी महत्व निर्वाचन के वक्त बढ़ जाता है, मतलब चुनाव के वक्त किसका महत्व बढ़ जाता है? जो दलित जाति के लोग होते हैं ना, उनका। निर्वाचन के वक्त पार्टियों वोटरों के बीच साख बनाने हेतु अपना चेहरा स्वच्छ और जाति भावना से ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। बोलो हाँ। सिर्फ जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं होने के कारण, किसके कारण? सिर्फ जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं होने के कारण किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया गया कि उसमें मात्र एक जाति के मतदाता रहे। कोई पार्टी विशेष केवल, क्या? कोई पार्टी विशेष, अरे यार कहाँ हो गया? कोई पार्टी कहाँ है? कोई पार्टी विशेष केवल एक ही जाति का वोट हासिल कर सत्ता में नहीं आती है, मतलब एक जाति का वोट हासिल करके सत्ता में नहीं आती कोई भी पार्टी, ठीक है। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी एक जाति विशेष की आधिकारिक संख्या हो तो चुनाव लड़ रहे सभी पार्टियां उसी जाति विशेष के लोगों को अभ्यर्थी बनाते हैं, ठीक है। फिर क्या है? क्षेत्रीय स्तर पर जाति गुट, क्या? क्षेत्रीय स्तर पर जातीय गुट बनाकर सरकार बनाया जा सकता है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर, काय पर? राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने के लिए जाति विहीन रहना जरूरी है। काय की? राष्ट्रीय स्तर पर मतलब जाति समान रहना जरूरी है। जाति की जो है, हाँ, जाति की राजनीति के सकारात्मक पहलू, काय के? जाति के राजनीतिक सकारात्मक पहलू। आगे चलते हैं क्या क्या पहलू है, ठीक है। राजनीतिक पहलू क्या क्या है, आगे चलते हैं, ठीक है। दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों के निर्णय लेने के लिए बेहतर पहुंच प्राप्त करने के लिए, काय के? दलितों और अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों के निर्णय लेने के लिए बेहतर पहुंच और प्राप्त करने के लिए, क्या हो गए? सकारात्मक हैं। कई संगठन जातियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए, क्या? जातियों के जो खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए मांग और आंदोलन कर रहे हैं। ये सकारात्मक मतलब सही वाले, नकारात्मक मतलब नेगेटिव है, नहीं पॉजिटिव है, ठीक है। जाति की राजनीति के नकारात्मक पहलू। अब नकारात्मक पहलू आगा, कौन से पहलू आगा बेटा? ये नकारात्मक आगा। देख इसमें क्या बताएगा, आप लोग देखना। जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र में, कायम है? जातिगत पहचान आधारित राजनीति लोकतंत्र में स्वस्थ नहीं है, इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। क्या? सामाजिक सौहार्द बिल्कुल बिगड़ रहा है। यहाँ गरीबी बेरोजगारी, महंगाई, विकास और भ्रष्टाचार, क्या? भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बात है, भ्रष्टाचार, ठीक है। भ्रष्टाचार जैसे अन्य गंभीर मुद्दों से ध्यान हटा सकता है, ठीक है। कुछ मामलों में जाति विभाजन, तनाव, संघर्ष और यहाँ तक कि हिंसा की ओर जाता है, ठीक है। अब सांप्रदायिकता क्या होती है?
एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता कहलाती है। जैसे कि मेरा धर्म कुछ और है, दूसरे धर्म कुछ और है, अपन एक दूसरे के धर्म को तुलना कर रहा हो, वो क्या बोलती है? सांप्रदायिकता कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? सांप्रदायिक तथा सांप्रदायिक क्या है? ठीक है, सांप्रदायिक क्या है? जल्दी जल्दी चलते हैं, मामला अपना जो है अब इसके बाद में और भी चीजें देखना आप लोग। ठीक है, सांप्रदायिक किसे बोलते हैं? ठीक है, आगे आइए, देखिए क्या बोल रहा है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार, समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाता है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाता है। मतलब मेरा ही धर्म जो है श्रेष्ठ है, बाकी सब अश्रेष्ठ है, ये मानने वाला क्या है? सांप्रदायिक कहलाता। सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति मतलब पॉलिटिशियन जो होते हैं सांप्रदायिक कैसे होते हैं? धर्म के आधार पर राजनीति, धर्म के आधार पर राजनीति करना सांप्रदायिक राजनीति कहलाती। कौन सी राजनीति कहलाती है? सांप्रदायिक राजनीति कहलाती है। ठीक है, नोट, जैसे गांधी जी ने कहा था धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? देखो, जिस धर्म के लोगों की संख्या कम होती है, जिस धर्म के लोगों की संख्या कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। बहुसंख्यक किसे कहते हैं? जिस धर्म के लोगों की संख्या अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? बहुसंख्यक धर्म कहा जाता है। ठीक है, राजनीति में धर्म एक समस्या के रूप में तब खड़ी हो जाती है जब, कब होती है? जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। कब? धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। किसको? धर्म को। ठीक है, राजनीति में धर्म के अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष के, काहे के समुदाय विशेष के विशिष्टता के लिए की जाती है। काय के लिए की जाती है? विशिष्टता के लिए की जाती है। काय में? राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति। ठीक है, राजनीति किसी धर्म विशेष के दावे करते हैं ना, जैसे कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, दावे का पक्ष पोषण करने लगती। बिल्कुल, हाँ जी हाँ, करने लगती है। ठीक है, क्या है? किसी धर्म विशेष के अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगता है। मोर्चा एक अलग ही अपना एक ऑफिस बना लिया, पूरा मोर्चा खोल लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या? राजनीति में सांप्रदायिकता के स्वरूप, सांप्रदायिकता की सोच प्राय अपने धार्मिक समुदाय का प्रमुख राजनीति में बरकरार रखना चाहता है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, कौन से होते हैं? बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, उनकी यह कोशिश, किनकी? बहुसंख्यक लोगों की यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। उदाहरण श्रीलंका में सिहालिया का बहुसंख्यवाद होता है। कौन का? सिहालियों का। किसका? बहुसंख्यवाद होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सांप्रदायिकता, आगे चलते हैं उसके पॉइंट में। आगे चलते हैं। सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इस हेतु पवित्र प्रतीकों, धर्म, गुरुओं और भावनात्मक अपील आदि का सहारा लिया जाता है। संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार होता है। धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? देखो बेटा, धर्मनिरपेक्षता धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी धर्म का सम्मान करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। हम लोगों को धर्मनिरपेक्षता के ही तहत रहना चाहिए। किसकी? धर्मनिरपेक्षता के तहत रहना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? बोलो हाँ के ना। तो ये सारी बातें और मोटी मोटी और छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझ में आई। धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति कौन होते हैं? धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करते। धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति कौन होते हैं? जो धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करते, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें और मोटी मोटी बातें आपको समझ में आई होगी। अब धर्मनिरपेक्ष देश कौन सा होता है? देखो, धर्मनिरपेक्ष देश कौन सा होता है बेटा, समझिए अच्छे से। धर्मनिरपेक्ष देश कौन सा होता है? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला देश धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। भेदभाव नहीं करना चाहिए, काय के खिलाफ? धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी भी देश को, धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, बिल्कुल। हमारे भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष नहीं किया जाता है। बोलो हाँ के ना? अरे हाँ,
है ना। भारत ही एक ऐसा जैसे जिसमें धर्मनिरपेक्ष नहीं किया जाता है ना। आया समझ में? हाँ थोड़ा सा के वो दिक्कत कर रहा है, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। बोलो हाँ के ना? हाँ। हर नागरिक को यहाँ स्वतंत्रता दी गई है कि अपने विश्वास से वहाँ किसी धर्म को अंगीकार कर सकता है, मतलब अपने अधिकार है उसको कि अपने खुद मतलब इतना अधिकार है कि खुद से वो निर्णय ले सकता है कि भाई, है ना। ये सारी चीजें फिर आगे चलते हैं, क्या कह रहा, हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया। भेदभाव असंवैधानिक घोषित है, मतलब संविधान के खिलाफ है। भेदभाव करोगे संविधान। लैंगिक विविधता क्या है? लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर को लैंगिक विविधता कहते हैं, है ना। श्रम का लैंगिक विभाजन किसे कहते हैं? घर के अंदर सारे काम महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, इसे ही श्रम का लैंगिक विभाजन कहा जाता है। बोलो हाँ के ना? समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। महिलाओं के साथ भेदभाव के उदाहरण, महिलाओं के साथ भेदभाव के उदाहरण क्या क्या है? देखो, महिलाओं से घर के अंदर का काम करवाना, ये महिलाओं के बाहर का भी कर सकती है महिला, ठीक है। दूसरा क्या है? महिलाओं की साक्षरता दर कम होना। तीसरा क्या है? महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम वेतन देना। लड़की को जन्म देने से पहले हत्या कर देना, ठीक है। लिंग अनुपात का कम होना, लिंग अनुपात का कम होना। नारीवादी क्या होता है? नारीवादी क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। अधिकारों और अवसरों के मामलों में स्त्री और पुरुष को बराबरी मानने वाला व्यक्ति नारीवादी कहलाता है। काहे के? अधिकारों और अवसरों के मामलों में स्त्री और पुरुष को दोनों को जो बराबर रखेगा उसे क्या बोलते हैं? नारीवादी कहते हैं। नारीवादी आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, आगे चलते हैं। नारीवादी आंदोलन किसे कहते हैं? नारीवादी आंदोलन, देखो, नारीवादी आंदोलन व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन और सार्वजनिक मामलों में महिलाओं के लिए समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। नोट क्या है? सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। कब? सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 में, कहीं भी नहीं हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था सर्वप्रथम, सबसे पहले 1918 में वोट देने का अधिकार। भारत के लोकसभा में महिला प्रतिनिधि की संख्या 59 है। कितनी है? 59 है। आगे चलते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में 19.3%, अमेरिका में 16.3%, इटली में 16.1%, आयरलैंड में 16.2% महिला प्रतिनिधियों की संख्या है। आए समझ? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये, आपके कोई से भी एग्जाम में काम में आने वाले। देश जैसे कि पढ़िए, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? उत्तर दी, लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज के विखंडन और ले जाता है। ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना। ये पढ़ लीजिए, फिर आगे बता दूंगा मैं। पढ़ लो बेटा, पढ़ो। सामाजिक विभाजन ये पढ़ दिया ना। इन बयानों, दूसरा क्या है? इन बयानों में कौन कौन से बयान सही हैं? जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। यहां संभव है एक व्यक्ति की कई पहचान हो, ये याद करना है। ये वस्तुनिष्ठ में पूछे जाते हैं और अति लघु में पूछे जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं होते हैं? उत्तर है जेड़गुड़ी। जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है क्या? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। ये सारी अभी ये सारी बातें अभी बताई थी मैंने, ठीक है। पांचवा क्या है? भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायती राज और संस्थाएं, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ते चलो बेटा, मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, अब सारी चीज पढ़ लो। ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो अच्छे से, ध्यान से। दिख रहा होगा, मैं और इसको जूम कर देता हूं, है ना। देख लो, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलो, पढ़ते चलो।
ये नंबर है मेरा, अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो। पढ़ते चलिए। ये 40 मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए और जो है फिर लघु क्वेश्चन दिए जो आपके बोर्ड के लिए है। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। कैसे? उत्तर से आप बताना है कैसे। ठीक है, ये उत्तर भी लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, बाद में आप नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं, ये भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका और फिर नोट कर लेना, है ना। दूसरा फिर तीसरा क्वेश्चन ये है, क्या है तीसरा क्वेश्चन आपका? सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन है, इसको नोट करिए, आने वाले हैं बोर्ड में। ये वही क्वेश्चन दिए जो बोर्ड में आएंगे, इंपॉर्टेंट। इसको नोट कर लिए, अभी स्क्रीनशॉट लेते जाइए और नोट कर लेना फिर बाद में। चौथा क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। पांचवा, इसको नोट कर लीजिए, ये उत्तर है पांचवे का, इधर इस साइड ये उत्तर है। ये छठा है, इसको नोट कर लिए। सातवां, आठवां, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 के समथिंग होंगे, 15-20। एक चैप्टर में बहुत है और क्या। ये 2012-2022 में पूछे गए प्रश्न है, नोट कर लीजिए। ये नोट कर लो, है ना। ये आपका चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है, ये चैप्टर पूरा हो गया, इतने क्वेश्चन थे आपके। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब इसको क्वेश्चन चैप्टर को मैंने समझाया, आप लोगों को समझ में आया होगा। और दूसरी बात, जो भी है मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये भी याद करना है और अति लघु लघु दीर्घ सब याद करना है। ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आपके आने वाले हैं। अभी ये आप ये याद करते हुए चलिए, बाद में और भी शॉर्ट क्वेश्चन में दे दूंगा, लेकिन अभी तो आप फ्री मत बैठिए, जो चीज़ मैं दे रहा हूँ इसको याद करते हुए चलिए। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट दिन मिलते हैं आपसे फिर एक और नए चैप्टर के साथ। ठीक है, जय हिंद फ्रेंड, आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है।